नमस्कार शोधार्थियों। आज जिस शख्सियत के साथ मैं हूँ सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में, यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से, क्योंकि कहना ज़रूरी है, वो मन से रंगरेज हैं, कलाकार हैं और कलाकार होने के साथ साथ एक प्रतिबद्ध पत्रकार भी हैं, बल्कि कहें कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि हैं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। देव प्रकाश चौधरी जी, इनका जन्म झारखंड के गोड्डा जिले के मोतिया गांव में हुआ। इनका बचपन गांव में ही बीता और कॉलेज की पढ़ाई बिहार के भागलपुर में। फिर दिल्ली आकर बसे और इन्होंने एक प्रतिबद्ध पत्रकार के रूप में, एक निर्भीक साहित्यकार के रूप में, एक निष्पक्ष कवि के रूप में और बेलौस कलाकार के रूप में दिल्ली में अपना ठिकाना बनाया। देश की कई महत्वपूर्ण कला प्रदर्शनियों में इनकी सक्रिय हिस्सेदारी रही है। ये सम्मान और पुरस्कार पा चुके हैं। कला आलोचना में भी सक्रिय हैं लगातार, जैसा कि मैंने कहा कि कलाकर्मी और रंगकर्मी हैं। देश विदेश के प्रकाशन संस्थानों के लिए इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा पुस्तकों के कवर डिज़ाइन किए हैं। जिनका मन रंगरेज, ये अपर्णा कौर की कला पर एकाग्र होकर इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है। एक था लादेन, ये अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन पर है। लोकनायक अन्ना हजारे की इन्होंने जीवनी लिखी है। लुभाता इतिहास, पुकारती कला मंजूषा लोक कला पर केंद्रित है। शोधार्थियों, साथियों, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से देव प्रकाश चौधरी जी को फेलोशिप मिल चुकी है। 2 रिसर्च प्रोजेक्ट इनके साथ हैं। NFI फेलोशिप कला पर कई किताबें इन्होंने लिखी हैं। हाल ही में अपर्णा कौर जी की कला पर जो आई किताब जिसका मन रंगरेज, ये कला की दुनिया में, साहित्य और समाज की दुनिया में, सहृदय समाज में बहुचर्चित रही है, ख्यात रही है। पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप निश्चित तौर पर देव प्रकाश चौधरी जी एक प्रतिबद्ध कलाकार के रूप में उभर रहे हैं। शोधार्थियों, मैं अपने इस YouTube चैनल सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में इनकी 5 कविताएं लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे उन कविताओं में भी वही रंग, वही समर्पण, वही क्या कह सकते हैं, गहराई और एक बड़ा कैनवास दिखाई देता है। और उस बड़े कैनवास के कारण ही मुझे लगा कि ये लाजिमी है कि इस श्रृंखला में ये कविताएं आएँ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए लगातार नाटक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए लेखन करते रहे हैं। फीचर फिल्मों के लिए भी इन्होंने लिखा है। संथाल संस्कृति पर आधारित फिल्म कपूर मूली के फूल पनघट के लिए इन्होंने संवाद भी लिखे हैं। फर्नीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया पर आधारित फिल्म के लिए भी इन्होंने संवाद लेखन अभी जारी है, लगातार लिख रहे हैं। प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे टीवी हो या रेडियो हो, लंबे अरसे से इन्होंने उसमें अपनी सेवा दी है। लंबे समय तक BAG फिल्म्स, IBN 7 और स्टार न्यूज़ जैसे संस्थानों में भी काम करने के बाद इन दिनों अखबार अमर उजाला में मैगजीन संपादक हैं। मैं उनके इस रचनात्मक सफ़र के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और कहूंगी कि कविता जगत में, कला जगत में और साहित्य जगत में लगातार अपनी निर्भीक जवाबदेही और अपनी बेलौस बिंदास उपस्थिति, हस्तक्षेप जारी रखें, सफ़र जारी रहे। मेरी पसंद की पहली कविता है मुझे पता नहीं। उसने कहा एक कलाकार से, खूब खिलते हैं तुम्हारे रंग, लेकिन सारे कैनवास मत रंग लेना, कुछ बचा रह जाए तो बेहतर है। कुछ बचा रह जाए तो बेहतर है, ये रिदम की तरह इस पूरी कविता में हर छोटी टुकड़ी में मौजूद है। एक आंतरिक धुन की तरह, इनर सेल्फ की तरह, जो एक लय, एक ताल, एक तुक पैदा करती है। कविता का तुक, समाज का तुक, संवेदन का तुक, अनुभवों का तुक। तो मैं इसे इस तरह से लूँगी कि ये जो कुछ बचा रह जाए तो बेहतर है, इस पूरी कविता में ये जो रिदम है, इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा शोधार्थियों, और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं विवेचन करूँगी। उसने कहा, एक नदी से दौड़ती हाँफती जाती हो, पूरी तरह समुद्र में मत मिल जाना,
कुछ बूंदे रह जाएं तो बेहतर है। उसने कहा, एक चिड़िया से बहुत ऊंचा उड़ती हो, फिर अपने घर भी लौट आती हो। कभी किसी दिन पूरा आकाश मत माप लेना, कुछ कोना बचा रह जाए तो बेहतर है। उसने कहा, एक तितली से इस फूल से उस फूल पर मंडराती रहती हो, सारे पराग और अपने साथ लेकर जाना, कुछ बचा रह जाए तो बेहतर। उसने कहा, एक झींगुर से सारी रात मत गूंजते रहना, एक पहर भी रह जाए सन्नाटा तो बेहतर। कलाकार, नदी, चिड़िया, तितली और झींगुर ने क्या कहा मुझसे पता नहीं। निश्चित तौर पर मैं सच्ची कविताओं की तलाश में होती हूँ, मैं खरी रचनाओं की तलाश में होती हूँ, जो कालजयी हों, जो दूर तक हमारा साथ निभाएं, जो देर तक हमारा हाथ थामें। और देव प्रकाश चौधरी जी की ये कविता मुझे कई मायनों में अनूठी लगी। कुछ बचा रह जाए, गुंजाइश, उम्मीद, आस, प्यास, सपना, ख्वाब, इस पूरी कला जगत को अपनी कल्पना के रंग से, अपनी संभावनाओं के रंग से निश्चित तौर पर उस पूरे कैनवास को रंगता हुआ कवि और कलाकार, कवि अपनी कविता में और कलाकार उस कैनवास के द्वारा अपनी कला में जो उकेरता है, तो वो हर रंग को, राग को, रस को लेकर आता है। लेकिन कुछ बचा रह जाए, कुछ की गुंजाइश और कुछ का इंतज़ार, ये जो सतत प्रक्रिया है ना, ये अपनी गति में है, प्रवाह में है और नित्य परिवर्तनशील है। देव प्रकाश चौधरी जी उस आस और उस प्यास की बात करते हैं कि कभी दरिया को ठुकराते हैं, कभी शबनम भी पीते हैं। तो वो जो थोड़ा सा बचा रह जाए, वो बेहतर उसको आंकते हुए दरअसल कि जो बचा है उसी में आगे की दुनिया, आगे का कैनवास, आगे का राग, रंग, रस रचा जाएगा, बना जाएगा, बचाया जाएगा। तो उस बचाए जाने को बेहतर मान रहे हैं और बार बार कहते हैं, नदी से, चिड़िया से, तितली से, झींगुर से, सबसे मैंने पूछा और वो मौन रहे। उस चुप्पी में दरअसल बहुत गहरे अर्थ हैं। मैं कहती हूँ ना, कविता परत दर परत खुलती है, तो प्याज की परतों सी अर्थों की कई अनुभूज इस कविता में शुद्धार्थी मुझे दिखाई देती है। और मुझे लगा कि ये कविता तो आपको समकालीन तमाम कवियों को चिन्हते हुए इस कविता को भी चिन्हित करना ज़रूरी है। एक और कविता जो मुझे पसंद आई, देखना एक दिन। ये कविता एक कवि मुझे लगता है कि प्यास का कवि है, उम्मीद का कवि है, जैसे आस को जगाता है और जगाए रखता है, बेचैनियों को जगाए रखता है, तड़प को कोई था नहीं देता ये कवि। और मुझे यही बात देव प्रकाश चौधरी जी में भा गई कि वो बेचैन रखते हैं उस खलल को, उस स्पंदन को। वो पानी में जैसे आप थोड़ा सा कंकर फेंकें तो जो आवर्त बनता है, उस आवर्त को देव प्रकाश चौधरी बचाए रखना चाहते हैं। और यही इनकी कविता की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे नज़र आती है कि वो उस आस प्यास को जगाए रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं। देखना एक दिन गहरे काले धुएं का गीली लकड़ी में से उठना, देखना एक दिन पुराने बक्से से ताबीज़ों का बिखर जाना, देखना एक दिन पहली क्लास में एक बच्चे का सो जाना, देखना एक दिन पुरानी कमीज से धागे से बटन का टकना, देखना एक दिन बचपन के खिलौनों का कबाड़ में बिक जाना, देखना एक दिन इंटरनेट पर तन्हाई के अकाउंट का खुलना, देखना एक दिन किसी का नहीं देखना। ये जो इग्नोरेंस है, ये जो लगातार हाशिए पे करते जाना है, ये जो लगातार अनदेखा, अनचीन्हा, अनछुआ रह जाना है, उसके दंश को कितनी बारीकी से देव प्रकाश चौधरी इस कविता में उकेरते हैं एक कलाकार की भांति। और मुझे इस कविता में एक चेतावनी, एक चुनौती भी दिखाई देती है कि जैसे वो सचेत कर रहे हों, जैसे वो बार बार चेता रहे हों कि देखना एक दिन। ये सब कुछ जो सतत प्रक्रिया में है, जो अपनी गति से चला जा रहा है, जो एक दिनचर्या में शामिल है, इसका भी किसी न किसी दिन अनुपयुक्त हो जाना, अनुपयोगी हो जाना, आप समझ रहे हैं, वो भी दिखाई देगा एक दिन, वो भी चिन्हित किया जाएगा। बेहतरीन कविता थी। तीसरी कविता दूब। ये कविता दूब पर बहुत सारे कवियों ने कविताएं लिखी हैं। ये कविता
जितनी संभावना जगाती है। ये कविता अतीत के उस जो गौरवमयी पल थे, जो हमारी संस्कृति का ज़रूरी हिस्सा था, जिस पर हम गर्व किया करते थे, मान था, हमें बड़ी ठसक थी, जो हमारा आध्यात्म, जो हमारा विश्वास, आस्था को जगाने का एक जज्बा था, वो धीरे धीरे बीतता जा रहा है। और देव प्रकाश चौधरी जी उस ओर इशारा करते हैं इस कविता में। दूब एक जरिया भर है। दूब जो किसी अनुष्ठान में, किसी पवित्र पूजा कर्म में, किसी बड़े आयोजन में, थाली में सजता है, पूजा में काम आता है, यज्ञ हवन में काम आता है। वो दूब अपनी उर्वरा, अपनी हरितिमा, अपनी तरोताज़गी और अपनी संभावनाओं को कैसे धीरे धीरे नज़रअंदाज की जा रही है, कैसे धीरे धीरे कमती जा रही है, कैसे धीरे धीरे उसका अब अपर्याप्त होती जा रही है, या पर्याप्त भी नहीं बल्कि प्राप्त ही नहीं हो रही, मिल ही नहीं रही। तो उसका धीरे धीरे लुप्त होते जाना समूची संस्कृति का, अध्यात्म का, पवित्र अनुष्ठानों का, यहाँ तक कि हमारे भरोसे, आस विश्वास का लुप्त होते जाना है। और देव प्रकाश चौधरी जी दूब के ज़रिए गज़ब की एक कविता रचते हैं। मैं इस कविता को आपके सामने पढ़ती हूँ और उसके बाद बात। पूजा की थाली में पीछे छूटने लगी है दूब। अब और हर चीज़ है, मौली, मिश्री, लेकिन धूप, रोली, चंदन, टीका, वो दूब का को विस्थापित नहीं कर सकते, दूब का स्थान नहीं लिया जा सकता, वो रिक्त स्थान बना रह रहा है। यही दंश है, यही पीड़ा है। पीछे छूटने लगी है दूब, शहर में कम हो गई है दूब की संभावना। गांव के रास्ते पर अब भी पड़ी मिलती है दूब, पगडंडियों पर अब भी पड़ी मिलती है दूब, जैसे मटमैली धरती पर किसी ने फेंक दिया हो हरा रंग। हरा रंग याद करिएगा उत्साह का, ऊर्जा का, हरितमा का, है ना, हरियाली, संभावना, फर्टिलिटी, उर्वरा का प्रतीक है हरा रंग। अब भी पड़ी मिलती है दूब, जैसे मटमैली धरती पर किसी ने फेंक दिया हो हरा रंग। न गमला, न खाद, न चौकसी, न फरियाद, खुद ही उगी, स्वयं संभवा, स्वयं सिद्धा, खुद ही उगी, खुद ही बढ़ी, खुद ही खुद को संभाला। रास्ते की दूब को कभी किसी ने न पाला। न मांगती कभी पेड़ों के साए, बादल आए तो पानी लाए। शायद शहर को अब सूट नहीं करती दूब की कहानी। जो खुद ही उगाते हैं, जो खुद स्वयं सिद्धा हैं, जो स्वावलंबी हैं, जो ठसक में, मान में आसपास से आश्रय नहीं लेते, जो अपने आत्मसम्मान को, अपने गुमान को, मान को, अपने स्वाभिमान को बचाए रखना चाहते हैं, जानते हैं, वे सब शहरों में, महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन तमाम शहरों में कमते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। देव प्रकाश चौधरी जी उस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि जो अपने स्वाभिमान से जीना चाहता है, जो सर उठा कर जीना चाहता है, जो अपनी शर्तों पर जीना चाहता है, जो अपने स्वावलंबन को, अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मविश्वास को बचाए रखना चाहता है, वो शहरों में, महानगरों में अब एक प्रजाति की तरह लुप्त होता जा रहा है, दिखाई नहीं देता। अब हर कोई किसी आस की, किसी आश्रय की, किसी क्या कह सकते हैं, बड़े रसूख, वर्चस्व, ताकत, पद, पैसा, प्रतिष्ठा वाले की मुंह ताकते रहते हैं लोग, और उनके वर्चस्व में पलते बढ़ते लोग महानगरों में पाए जाते हैं। तो देव प्रकाश चौधरी जी, ये बेहतरीन कविता है शोधार्थियों। इस कविता के कई मायने खुलते हैं और इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। गंभीर कविता है। किसी ने पाला, न मांगती कभी पेड़ों के साए, बादल आए तो पानी लाए। शायद शहर को अब सूट नहीं करती दूब की कहानी। शहर में खुद नहीं बढ़ते अब कोई पौधे, परजीवी हैं सब। पौधे दरअसल सिंबॉलिक हैं, एक प्रतीकात्मक कविता इसे कहा जा सकता है। हरी दूब पर अज्ञे ने भी लिखा, दूब पर बहुत सारे कवियों ने लिखा, लेकिन दूब का चमकीलापन, हरापन, मन को तरोताज़ा कर देने वाला, मन को असीम संभावनाओं से भर देने वाला, उसकी उर्वरा शक्ति, उसकी चमक, उसकी फिसलन,
उन सारी चीज़ों के कई मायने इस कविता में मुझे दिखाई देते हैं। और दरअसल ये सिंबॉलिक है, तो सिंबॉलिक उन लोगों के लिए भी है कि जो बिना खाद पानी के, बिना साज संभार के, बिना किसी के पाले पोसे गांव की पगडंडियों पर उगाती हैं दूब, वे महानगरों से, शहरों से, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से गायब होती जा रही हैं। अब शहरों में दरअसल बोनसाई का समय है। रोपे गए, पाले पोसे गए, फैब्रिकेटेड कंक्रीट एक बगिया बसाई जाती है, एक साज सजावट की दुनिया बसाई जाती है, और गमलों में उगाने वाले कुकुरमुत्तों की तरह जिनको पाला पोसा जाता है, ऐसे जीव भी भरे हैं। मनुष्य प्रजाति भी इन्हीं पौधों की तरह है, जो किसी के आश्रय में, किसी के वर्चस्व में, किसी के रुआब में, किसी की छाह में, छाया में, छत्र छाया में पनपने वाले जीव हैं। और वे उन्हीं की बोलेंगे ना, एक थे हाँ हाँ, एक थे नहीं नहीं, जहाँ जहाँ गया मैं मिले मुझे वहीं वहीं। तो ये हाँ हाँ नहीं नहीं की दुनिया है, शहरों की दुनिया। अब खत्म हो रही धूप की संभावना, फिर भी रास्ते और धूप एक दूसरे की याद में खुले हुए हैं। मैंने हर बार शोधार्थियों, विद्यार्थियों, आपको क्लासरूम में भी पढ़ाया है कि एक कवि निराश नहीं होता, अपने आसपास से, अपने परिवेश से हताश नहीं होता। वो संभावनाओं को देख लेता है, तलाश लेता है, और जिसको कहते हैं ना जिजीविषा, उस सूत को, उस महीन धागे को थामे रहता है और आपको थमा देता है। तो यहाँ देव प्रकाश चौधरी जी आपको अंतिम पंक्ति में थमा देते हैं कि ये रिश्ता कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जो नैसर्गिक चीज़ें हैं, जो वास्तविक प्राकृतिक चीज़ें हैं, वे फिर से फूटेंगी, अकुआएंगी और हरिया जाएंगी चहुओर। बस इन्हें वो स्थान, वो महत्व देने की ज़रूरत है जो अनदेखा किया जा रहा है मेट्रोपॉलिटन महानगरों में। ये जीव हो, मनुष्य प्राणधारी है, या दूब हो, उसको एक सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने इस कविता में समझाया है। एक कविता है पोस्ट ऑफिस। ये कविता उन्हें भी बहुत पसंद है, देव प्रकाश चौधरी जी को, और ये कविता मैं ज़रूर पढ़ूंगी। जिंदगी के पोस्ट ऑफिस में खाते के लिए नहीं चाहिए आधार कार्ड। दिन का डाकिया रखता है हिसाब किताब, दिल की खुली खिड़की में दिखता है उम्मीदों का बही खाता, सपनों का मनी ऑर्डर। बस वक्त की मुहर ज़रूरी है, बस वक्त की मुहर ज़रूरी है। ये सब पूरा जीवन हो सकता है। एक बड़े फलक की कविता है ये। जिंदगी के पोस्ट ऑफिस में आवाजाही, जो आवती और पावती जो चीज़ें आ जा रही हैं, उस खाते में, जमा खाता, बही खाता, हिसाब किताब, वहाँ किसी तरह का आधार कार्ड, आधार, किसी का आधार, बनी बनाई पृष्ठभूमि नहीं काम आती। वहाँ किसी का क्या कह सकते हैं, रसूख, पहुँच, औरा, आश्रय नहीं काम आता है। दिन का डाकिया, धीरे धीरे दिन सरकते जाते हैं, बीतते जाते हैं। ये दिन हैं जो आवागमन कर रहे हैं डाकिए की तरह। ये दिन हैं जो आगे आए जा रहे हैं, बीते जा रहे हैं डाकिए की तरह। तो दिन का डाकिया हर ज़िंदगी के इस पोस्ट ऑफिस में जो कुछ आया गया, यानी अनुभव, संवेदन, इस संवेदन जगत की सुधियाँ, स्मृतियाँ जो सैलाब की तरह कभी आती हैं, लेकिन जो इस दिनचर्या में अनुभव कड़वे हैं, कसैले हैं, मीठे हैं, उन सारे अनुभवों का आना जाना, इसका हिसाब किताब कौन रखता है? दिन, जो बीतते जा रहे हैं, जो सरकते जा रहे हैं डाके की तरह, जो आवागमन में है। रखता है हिसाब किताब, दिल की खुली खिड़की में दिखता है उम्मीदों का बही खाता। अब किसका वातायन कितना साफ है, कितना पारदर्शी है, कितनी ताज़ी हवा का झोंका आने जाने दिया जाता है, कितनी प्रगतिशील सोच को, वैचारिकता को अपने भीतर समोया जाता है, या कितनी आवाजाही, कितनी तरह के कह सकते हैं अस्मिताओं को, वैचारिकता को। देव प्रकाश चौधरी जी कहते हैं कि कौन कौन है जिनका वातायन साफ़ सुथरा है, जिनकी झरोखे खुले हुए हैं और जो पारदर्शी तरीके से भीतर आने देता है। दिखता है उम्मीदों का बही खाता, सपनों का मनी ऑर्डर, बस
वक्त की मुहर ज़रूरी है। ये वक्त है जो सबसे बड़ा पारखी है, जो सबसे बड़ा निर्णायक है, उसकी मुहर, उसका प्रमाण, उसका दस्तावेजीकरण, है ना, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। वही एकमात्र साक्षी है और वही निर्णायक। बेहतरीन कविता थी शोधार्थियों। अगली कविता लाल पतंग। भागता हुआ दिन बड़ा फ़लसफ़ा सा लगता है। देवप्रकाश चौधरी जी की कविताओं में एक तरफ मुझे कहीं कहीं अध्यात्म भी दिखता है थोड़ा सा, कहीं कहीं इस लोक का जो आसपास है, परिवेश है, निश्चित तौर पर एक सजग सचेत प्राणी, एक्स्ट्रा सेंसिटिव व्यक्ति ही रचनाकार होता है। तो देवप्रकाश चौधरी के भीतर का वो कोना भी जीता जागता है। और कहीं कलाकार उनका ज़रूर उनके साहित्य पर, उनकी कविता पर, गद्य हो या पद्य पर हावी रहता है। वो कलाकार वो दिखाई देता है, क्योंकि इनकी कविताओं में बहुत सारे रंग, बहुत सारे चटक, खुलते खिलते विचार की तरह, सोच की तरह, एक फ़लसफ़े की तरह चीज़ें आती हैं। आप देखिए इस कविता में लाल पतंग। भागता हुआ दिन, ठहरी हुई सी रात, सिरहाने रखी एक पोटली, कुछ चिथड़े सुख, चिंदी चिंदी सुख, चिथड़ा दुख, चिथड़े सुख, कुछ चिथड़े सुख। संबंधों के कुछ बिखरे बनते बिखरे भंवर, हर रात ओस को क्यों चाहिए कुछ कांटों की नोक। हमें अब सपनों की सड़क पर चाहिए मील का पत्थर, हमें चाहिए सपनों की रफ्तार का कोई मीटर। अपने अकेलेपन से घबरा कर तार में उलझ गई लाल पतंग, और लगातार भागी जा रही है सुविधा की विवर्ष, जो सरकार के बही का खाते में भी दर्ज। लगता है आईने की पीठ से उतर गई है सारी कलई, मतलब जो चढ़ाया गया था, जो उसके ऊपर आवर्त था, जो उसको पर्देदारी की गई थी, जो उस पर लिपाई पुताई हुई थी, जो उस पर गर्द थी, वही खाते में ही दर्ज है। लगता है आईने की पीठ से उतर गई सारी कलई, चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। बिजली के तार में पतंग और उलझती जा रही है। कवि बिंब प्रतिबिंब भाव से निश्चित तौर पर इस कविता में कहीं खुद को देखता है, अपने अतीत को तलाशता है, अपने वर्तमान से उसकी जांच पड़ताल करता है, और फिर भविष्य की ओर निगाहें हैं उसकी, क्योंकि कविताएं, रचनाएं कह देने भर से ही बात नहीं बनती, लिख देने भर से ही बात पूरी नहीं हो जाती। उसमें लगातार जीवन में और कविता में एक जिसे मैं कहती हूँ संवाद, जिसे मैं कहती हूँ आवाजाही, वो बनी रहनी चाहिए। वो गैप नहीं दिखना चाहिए, वो दुख सुख का, उस पूरी प्रक्रिया का गैप नहीं दिखना चाहिए, वो अंतराल नहीं दिखना चाहिए, वो खाई नहीं दिखनी चाहिए। तो उसे पाटने में कुशल हैं देवप्रकाश चौधरी। और निश्चित तौर पर इस कविता में उस लाल पतंग को देखकर अपने भूत भविष्य वर्तमान का आकलन करता हुआ कवि एक सर्जक मन, सचेत मन आपसे साझा कर रहा है उस पूरी संवेदनात्मक यात्रा का, उन सारे अनुभवों का, और निश्चित तौर पर जो बची खुची उसकी सुधियाँ हैं, जो स्मृतियाँ हैं, जो उसे समृद्ध करती हैं। बेहतरीन कविताएं, बहुत शुक्रिया।